तो सबसे पहले देखते हैं जी बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम्स को। अब बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम बेसिकली आपकी बिल्डिंग के अंदर जितने भी मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती हैं, एयर कंडीशनिंग सर्विस जिसका मकसद टेम्परेचर को ठीक करना होता है, एयर क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी वगैरह और मुख्तलिफ एयर के अंदर जो इम्प्योरिटीज आ सकती हैं उनको कंट्रोल करना होता है। अब ये इंडिपेंडेंट इस सेंस में नहीं होता कि आपकी बिल्डिंग का एनवलप जो बन रहा है, यानी इंसुलेशन, उस पर गर्मी जो पड़ रही है या नहीं पड़ रही, सर्दी पड़ रही है, उससे लिंक्ड होता है। यानी आप बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा रख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे। तो इसी तरह आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी होती हैं, जगह जगह पे पंखे लगे होते हैं, बाकी कंप्यूटर इक्विपमेंट लगी होती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसी तरह जिस तरह की आप खिड़कियां लगाते हैं वो इन्फ्लुएंस करती है कि लाइटिंग कितनी चाहिए होगी आपको, वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं वो इट इज़ इन योर एडवांटेज कि आप उन सबको ऐसे मैनेज करें कि वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन कम से कम करें, और जो अंदर लोग काम कर रहे हैं या रह रहे हैं उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को या क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को ऑप्टिमाइज करें। तो इस सब के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अभी ये सारी की सारी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंट्रोल से कनेक्टेड होती है। और आप इन इस सिंगल प्लेटफॉर्म से इन सब चीज़ों को एफिशिएंसी के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैनेज करते हैं। तो जिन बिल्डिंग्स में ये सिस्टम्स होते हैं, नॉर्मली हम उनको कहीं स्मार्ट सिस्टम्स कहते हैं, कहीं स्मार्ट बिल्डिंग्स कहते हैं, कहीं इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स कहते हैं, कहीं ग्रीन बिल्डिंग्स कहते हैं। और पर्पस बड़े बड़े ये होते हैं कि आप एनर्जी कम इस्तेमाल करें, मेंटेनेंस आपकी कम हो, लोगों का कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी बढ़े, और जो आपकी मुख्तलिफ इक्विपमेंट है या मुख्तलिफ सर्विसेज हैं वो लंबे अरसे तक एफिशिएंटली काम करती रहें। अब ये जो सिस्टम होता है इसके कंपोनेंट्स बेसिकली 5 होते हैं। अ, एक तो आपकी जगह जगह ऑब्वियसली, अदर देन द इक्विपमेंट यू हैव जिसको आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सेट ऑफ इक्विपमेंट, सेंसर्स होते हैं जगह जगह पे, जिनका आइडिया ये होता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें मेजर करें, जैसे टेम्परेचर, जैसे ह्यूमिडिटी, जैसे डे लाइट, या कितने लोग हैं, या कहीं पे कुछ ऐसी गैसेस तो नहीं निकल रही जो ख़तरनाक हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। डिटेल में अगर आप जाएं तो इक्विपमेंट के अंदर भी, यानी मोटर के अंदर का टेम्परेचर भी शायद आप देखना चाह रहे हो उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट होता है किसी भी आईओटी से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम का, कि आपको जगह जगह पे सेंसर्स चाहिए होते हैं ताकि वो अ, आपको मेजर करके बताएं कि पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो है वो क्या आपकी जो आपको मुख्तलिफ इक्विपमेंट का कंजम्पशन डेटा, उसकी उसके टेम्परेचर्स का डेटा, उसकी एफिशिएंसी का डेटा दे रहे होते हैं। और आप बहुत सारी जगहों से डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, और फिर वो सारे का सारा डेटा आप के एक कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा होता है, कंट्रोलर्स जिनको हम कह सकते हैं, जो कि फिर फैसला करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे कोई एक्शन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सेंसर्स आपको बताते हैं कि इस रूम में इस वक्त कोई भी नहीं है, तो आपका कंट्रोलर अब चाहेगा कि वहाँ की लाइट्स बंद कर दे, या फॉर एग्जांपल एक मोटर है जिस जो चल रही है, लेकिन एक्चुअली अब वहाँ पे पंपिंग की मजीद ज़रूरत नहीं है, तो कंट्रोलर चाहेगा कि उस मोटर को बंद कर दिया जाए। तो वो फिर क्या करेगा कि आउटपुट डिवाइसेस को बताएगा कि आप इस मोटर को बंद कर दें, या इस एचवैक सिस्टम के ये 5 मॉड्यूल्स बंद कर दें, क्योंकि इस जगह पे अब हमें एयर कंडीशनिंग नहीं चाहिए, या इन लाइट्स को ऑफ कर दें। और ये आपकी तमाम डिवाइसेस ने एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना है, तो ऑब्वियसली उनको एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी चाहिए होगा कि वो कैसे एक दूसरे से हैंडशेक कर सकें। और फाइनली आपको एक डैशबोर्ड या एक विजुअल सिस्टम चाहिए होगा जिसको कोई इंडिविजुअल मॉनिटर कर सके कि ये सारे का सारा सिस्टम सही काम कर रहा है, और मुख्तलिफ जो आपने रेंजेस रखी हुई चीज़ों की उनके दरमियान सेटिस्फैक्ट्रीली आपको फिगर्स मिल रही हैं, और कहीं पे उसने कोई सिस्टम को ओवरराइड करके मैनुअल एक्शन लेना है, या कहीं पे जो सिस्टम ने एक्सपेक्टेड एक्शन नहीं परफॉर्म किया, कोई एरर हो गया, तो वो बीच में स्टेप इन करे और उस सिस्टम को ठीक करे उसकी मेंटेनेंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम्स जो होते हैं ये दे वर्क
हैंड इन हैंड विद व्हाट वी कॉल एनर्जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जो दूसरा कंपोनेंट है। बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम सारी की सारी बिल्डिंग से उसका कंसर्न था। उसके अंदर स्पेशली यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही थी, पावर की। पूरी की पूरी बिल्डिंग, उसके अंदर इक्विपमेंट, लोग वगैरह। यहाँ पे हम खाली एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमारी एनर्जी की यूटिलाइजेशन मोस्ट एफिशिएंटली हो रही है या नहीं हो रही। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं आपकी एनर्जी, जो सारे के सारे एनर्जी का सिस्टम होता है उसकी इस्तेमाल को, और वो कितना एफिशिएंटली एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइडिया ये होता है कि आप अपनी एनर्जी को की इस्तेमाल को ऑप्टिमाइज करें। जो आपकी जैसे हमने मिड टर्म से पहले मुख्तलिफ टर्म्स पढ़ी थी जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को स्टडी कर रहे थे। तो उस सेंस में कैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल लोगों के बिहेवियर्स आपको नज़र आते हैं इस सिस्टम के अंदर के, ये फलाना कमरा है, इसमें भी कंप्यूटर्स पड़े हैं और 10 लोग काम कर रहे हैं। फलाना कमरा, उसमें भी ऐसा ही है लेकिन उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, इसकी कम है। तो कितने लोग हैं जो कंप्यूटर्स बंद करके जाते हैं दफ्तर से, कितने हैं जो बंद करके नहीं जाते, उनको स्टैंड बाय मोड में छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोग हैं जो लाइटें बंद करके जाते हैं, पंखे बंद करके जाते हैं, कितने हैं जो नहीं करते। तो ये सारे का सारा डेटा आपके सामने आता है, और आप फिर उसके बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, या कोई स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि अब हम ऐसा प्रोग्राम शुरू करते हैं कि लोग पॉजिटिव बिहेवियर्स की तरफ जाएं। इसके की फीचर्स क्या होते हैं EMIS के? ऑब्वियसली सबसे पहला फीचर तो डेटा एक्विजिशन होना चाहिए, कि आप जो ये सारा डेटा आप देखना चाहते हैं वो आपके पास मौजूद हो। मीटर्स, सब मीटर्स और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम का सारा डेटा एक जगह पे आ रहा हो, और उसकी आपने एक दफ़ा एक्विजिशन कर ली तो फिर उसको मॉनिटर करें, यानी वो आपको रियल टाइम या नियर रियल टाइम डेटा दिखा रहा हो कंजम्पशन का और डिमांड का। नॉर्मली जो आपको राइट साइड पे डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, इस तरह की एक शक्ल होती है आपके डेस्कटॉप पे, और वो आपको बता रहा होता है कि किस जगह पे कितनी डिमांड है, कितनी कंजम्पशन है वगैरह। दूसरा इसका फीचर एनर्जी एनालिटिक्स होता है, कि आपके पास सारा डेटा आ रहा है, ये ग्राफ्स वगैरह की शक्ल में, टेबल्स की शक्ल में आपके सामने आए। हाईएस्ट यूजर्स ऊपर हों, लोएस्ट नीचे हों, तो बेसिकली वो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी पैदा करता है। विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, और वो ऐसी तरह हो आपके एनालिटिक्स का डेटा कि वो आप उसको किसी रिपोर्ट का हिस्सा बना के उसमें रिकमेंडेशंस दे के आगे भेज सकें। फिर आपको इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट भी करे कि एफिशिएंसी और कंजर्वेशन कैसे हो सकती है। ऑब्वियसली जो सिस्टम्स AI पे बेस्ड होते हैं वो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, आपका जो सर्वेलेंस कैमरा होता है आजकल, जो सस्ते 5-5 हज़ार के, 4-4 हज़ार के कैमराज आ रहे हैं, वो भी खुद ही ट्रैक करते हैं। उनके सामने अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और अगर उसकी बॉडी मूवमेंट्स सस्पिशियस हों तो वो आपको अलर्ट भी कर देते हैं। इसी तरह डिमांड मैनेजमेंट के कहीं पे आपके सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि इस रूम में कोई भी नहीं है, तो वो खुद ही लाइटें बंद कर दे। इसी तरह कॉस्ट एनालिसिस एंड बिलिंग, कि वो ऑटोमेटिकली आपको बता रहा हो कि इस दफ़ा आपका कितना बिल आएगा, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और फिर आप चूंकि जगह जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं, तो आप परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ कमरों के उनको बिजली बचाने के टारगेट दे सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, और वेरीफाई भी कर सकते हैं। और फाइनली इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी के ऑप्टिमाइजेशन सारे के सारे सिस्टम की इस सेंस में करें कि तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हों और शेयर किए जा सकें। इन दोनों के बाद, यानी बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम के बाद और EMIS के बाद, तीसरा सबसे क्रिटिकल चीज़ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम की कामयाबी का वो होता है इंसान। कि आपने सारे के सिस्टम तो लगा दिए, लेकिन अब लोगों का बिहेवियर एक्चुअली डिसाइड करेगा कि वो सिस्टम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। वरना देयर इज नो वे कि सिर्फ कंप्यूटर और एक्चुएटर्स और सेंसर्स लगाने से आपका सिस्टम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसमें कुछ लीडरशिप के एक्शंस आते हैं जो ज़रूरी होते हैं, और कुछ अ, जो आपका स्टाफ होता है, जो आपकी वर्क फोर्स होती है, उनके एक्शंस आते हैं। लीडरशिप के एक्शंस क्या हैं? कि आप एक फॉर्मल एनर्जी पॉलिसी बनाएं और उसको सपोर्ट दें, फॉलो अप करें। और पॉलिसी जो है उसको मैनेज करने के लिए आप अ, एक कोई इंडिविजुअल रखें जो उसका रिस्पॉन्सिबल हो,
और वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ना हो बल्कि उसको अथॉरिटी और रिसोर्सेज भी मिले, यानी वो एनर्जी से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहे या कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहे तो, या उसके पास वो फाइनेंशियल पावर हो, या वो एस्केलेशन लैडर क्लियरली उसके सामने हो कि मैंने कहाँ से ये पैसे लेने हैं। फिर एक सिस्टम होना चाहिए जो आपने नंबर 1 पे पॉलिसी बनाई उसको फर्दर डिवाइड करके ऑब्जेक्टिव्स और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और केपीआईज में ड्रिल डाउन करके उसके कंपोनेंट्स बना के वो तमाम लोगों से एग्री करके उनको कम्युनिकेट करें बार बार, ताकि लोग उस पर काम कर सकें। और ये जो आपके टारगेट्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स जो आपने बनाए उनको मॉनिटर करते रहें, रिव्यू करते रहें, और मुख्तलिफ जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम आपको बता रहा है कि मोटर्स पुरानी हो गई हैं और ये आपकी एनर्जी एफिशिएंसी पे असर डाल रही है, तो इन मोटर्स को अब चेंज करना है, तो आप डिसीजन कर सकें उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट को देख के। एचआर के काम क्या होंगे कि रोज़मर्रा के ऑपरेशन ज़ाहिर है उन्होंने करने होते हैं, मशीनें उन्होंने चलानी होती हैं, बिजली बंद करनी है बल्ब बंद करना है कि नहीं करना, पंखा बंद करना है कि नहीं, वगैरह। तो वहाँ पे वो इतने सेंसिटाइज्ड हों कि वो ये सारे के सारे काम ऑटोमेटिकली करें। मेंटेनेंस उन लोगों ने करनी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, उसको टाइम बेस्ड मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और इस बेस पे भी कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी आवाज़ आनी शुरू हो गई है या हीटअप होनी शुरू हो गई है, तो जितना ज़्यादा आप कमिटेड होंगे प्रोग्राम की तरफ उतना आप प्रोएक्टिव एक्शंस करेंगे। फिर परचेजिंग में ऐसा, खरीदने में ऐसा होता है कि आप ये मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, एफिशिएंट भी हो सकती हैं और नॉन एफिशिएंट भी हो सकती हैं। तो आप अपफ्रंट कास्ट कॉस्ट पे बेस करके भी परचेजिंग कर सकते हैं और लाइफ साइकिल कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली लाइफ साइकिल कॉस्ट पे वही करे, क्योंकि उस पे एक्स्ट्रा काम करना होता है, तो वही बंदा करेगा जो आपके प्रोग्राम से कमिटेड होगा। इसी तरह अपग्रेड्स में भी वही होगा जो परचेजिंग में हम बात कर रहे हैं। फिर एक्टिविटी सब्सटीट्यूशन, यानी आप अपनी आदतें बदलें, बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल बजाय इसके कि हर काम ऑटोमेट किया जाए और उसके लिए उसको आउटसोर्स किया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली और ख़र्चे हों। तो जैसे जापान में बड़ा कॉमन होता है कि बच्चे आके सुबह खुद ही अपना स्कूल साफ़ करते हैं, तमाम लोग अपने ऑफिस में उनकी क्लीनिंग की बारी लगी होती है। तो एक्टिविटी सब्सटीट्यूशन भी ये बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम होती है। और फाइनली डेली बिहेवियर्स के बटन बंद करने हैं। आप धूप जब ज़्यादा आ रही है तो शटर डाउन करना है, या ब्लाइंड्स डाउन करने हैं, या जाते हुए कंप्यूटर बंद करना है, या मुख्तलिफ इस तरह के एक्शंस होते हैं जो कि एनर्जी मैनेजमेंट की तरफ बहुत फ़र्क डालते हैं। तो जब तक लीडरशिप और एचआर कमिटेड नहीं होंगे तो आपने जितने भी सिस्टम लगाए वो उनके नाकाम होने का ख़तरा होता है। अब ये जो एचआर कमिटमेंट में है ये ऑटोमेटिकली नहीं आती है। फॉर एग्जांपल ये एक्शंस हमने बहुत सारे किए, एक्शंस की हमने बात की कि इक्विपमेंट टर्न ऑफ करें, बाइंग ठीक करें, लाइटें बंद करें, वगैरह वगैरह, ये ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं। इनके लिए आपको प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। आइडिया ये होता है कि लोगों के दिमागों को इन्फ्लुएंस किया जाए और उनके अंदर डिज़ायर्ड बिहेवियर्स को बढ़ाया जाए और अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स को कम किया जाए। डिज़ायर्ड बिहेवियर एनर्जी के सेंस में क्या हो सकते हैं? अ, यानी अगर आप सिर्फ ये करेंगे ना कि आप खाली मैंने लोगों को बता दिया है, मैंने पैम्फलेट बांट दिए हैं, तो बहुत कम चांस है कि लोग ऑटोमेटिकली उस पर काम करना शुरू कर देंगे। आपको फॉर्मल प्रोग्राम्स शुरू करने पड़ेंगे। अब डिजायर्ड बिहेवियर्स या बिहेवियरल चेंज जो होता है, आपका आइडिया उसमें ये होता है कि आप सिस्टमेटिकली ना अ, अ, वो कंडीशंस पैदा करें कि लोग पॉजिटिव बिहेवियर्स की तरफ आएं और नेगेटिव बिहेवियर से दूर हों। हमारे सेंस में, एनर्जी के सेंस में क्या हुआ है, पॉजिटिव बिहेवियर्स या डिजायर्ड बिहेवियर्स के आप एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करें, आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम करें, एनर्जी सर्विसेज डिलीवर हो आपको। और प्रॉब्लम बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं? कोई भी एनर्जी वेस्ट कर रहा हो जिससे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही हो आपको, या आपको एनर्जी सर्विसेज ठीक ना मिल रही हो, या थर्मल कंडीशंस ऐसी हों कि जो पुअर हों, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स वगैरह आ रहे हो, इस ये सारे अनडिजायर्ड बिहेवियर्स होते हैं। तो आपको कोई फॉर्मल प्रोग्राम शुरू करने पड़ते हैं जो ये बिहेवियरल चेंज लेके आए। अब ये जो फॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, ये ऑब्वियसली जब आप डिज़ाइन करने लगते हैं तो यू कम टू रियलाइज
कि ह्यूमंस जो हैं वो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंस्ड या एक बायस्ड दिमाग के साथ जॉब पे आते हैं। वो मशीनें तो नहीं होती, जाहिर है हर बंदा अ, पहले से एक ऑनगोइंग ह्यूमन होता है, तो उसका दिमाग ऑलरेडी किसी ना किसी तरह प्रोग्राम्ड या कंडीशनड होता है। तो आपने वो समझना होता है कि स्पेशली एनर्जी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या बायसेस हैं लोगों के दिमाग में और उनको कैसे ठीक करना है। तो ये बायसेस मुख्तलिफ जो होती हैं, ये हमारे फंडामेंटल थॉट पैटर्न्स होते हैं जो जो हमने ओवर द टाइम डेवलप किए होते हैं, और हम इन्हीं के मुताबिक अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देख रहे होते हैं। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइसेस दे दे इन्फ्लुएंस पीपल टू मिसअंडरस्टैंड कि वो एनर्जी कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लग रहा होगा उन्होंने बहुत कम इस्तेमाल की, लेकिन उनका कोई एक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल की तरफ जा रहा होगा। इसी तरह वो अंडर एस्टिमेट करेंगे, यार मेरे बल्ब बंद करने से क्या होता है, मेरे पंखा बंद करने से क्या होता है। तो जब आप अपनी और दूसरों की बाइसेस को समझ जाएंगे अच्छी तरह, तो फिर आप एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ये जो नीचे वेबसाइट लिखी हुई है yourlogicalfallacy is.com, इस तरह और भी बहुत सारी आप इंटरनेट पे लिखेंगे कॉग्निटिव बायसेस या लॉजिकल फैलेसीज, तो आपको इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। ये ज़रा अच्छी है, बहुत विजुअल है, तो आपको किसी वक्त फ्री रीडिंग का मूड हो तो इसको ज़रूर पढ़िएगा कि इंसान कैसे एग्जांपल्स के साथ इन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे हमारे बायसेस जो हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग को तोड़ मरोड़ देते हैं और हम सही डिसीजन नहीं कर सकते हैं। तो ये हम एक लिस्ट है लेफ्ट साइड पे बायसेस की और राइट साइड पे कुछ बैरियर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट आप इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड कि ये हाउ डज इट वर्क। फॉर एग्जांपल ये लॉस अवर्जन को देखें नंबर 6 पे। तो लॉस अवर्जन ये का मतलब ये होता है कि इंसान को अगर आप दो ऑप्शंस दें कि ये वाला काम करो 5 रुपए लॉस होगा, और दूसरी ऑप्शन दें ये वाला काम करो 5 रुपए फायदा होगा, तो वो फायदा करने की तरफ कम जाएगा और लॉस से बचने की ज्यादा कोशिश करेगा। यानी गिवन अ चॉइस टू गेन समथिंग एंड गिवन अ चॉइस टू अवॉइड लूजिंग समथिंग, तो इंसान हमेशा अवॉइड लूजिंग की कोशिश करता है, कभी भी वो गेन को प्रेफर नहीं करता जहाँ दूसरी तरफ लॉस का चांस हो। तो एनर्जी में फॉर एग्जांपल आप अगर एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी किसी को इस तरह दिखाएंगे कि अप फ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो कभी भी उस तरफ नहीं जाएगा जब तक आप उसको पूरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे कि अप फ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्ट से कंपेयर करें तो ये कम है। यानी उसको लॉस अवर्जन उसके दिमाग से निकालेंगे तो वो फिर उस तरफ जाएगा। इसी तरह इससे अगले को देखें, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी बंदे को एक पर्टिकुलर चीज़ पे एंकर कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 5-6 इररेलेवेंट चीज़ें बताऊं और उसमें बताऊं कि ये नंबर 30 और 40 के दरमियान है, इररेलेवेंट। यानी फलानी जगह पे इतने बच्चे खेल रहे हैं, फलाने स्कूल में इतनी क्लासरूम्स हैं वगैरह वगैरह, और वो नंबर हमेशा 30 और 40 के दरमियान हो। और थोड़ी देर बाद आपसे सवाल पूछूं कि बताओ पीआईए की पाकिस्तान में डेली कितनी फ्लाइट्स होती हैं, तो 80% लोग जो है वो जो जवाब देंगे वो 30 और 40 के दरमियान होगा। इसको एंकरिंग कहते हैं कि आप किसी के दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज़ बिठा दें तो वो अगली चीज़ जो जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता उसी उसी पर्टिकुलर जवाब की तरफ जाता है। तो एनर्जी मैनेजमेंट में भी हो सकता है कि अगर आप एंकर हो चुके हैं एक पर्टिकुलर तरह से चीज़ करने में, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर आपको उससे निकालना। इसी तरह कुछ बैरियर्स टू एफिशिएंसी हैं, तो इन दोनों को ज़रूर स्टडी करें। ये आपको एक इंसान के दिमाग में जो चल रहा होता है उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे। ग्रीन बिल्डिंग्स, आखिरी टॉपिक। जैसे हमने पीछे कहा कि ग्रीन बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जो एनर्जी एफिशिएंट होती है और उसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स इंस्टॉल होते हैं टू इंश्योर कि वो एनर्जी बचाएं, और ना ना सिर्फ बिल के सेंस में बल्कि ओवरऑल बेटरमेंट के सेंस में। तो ग्रीन बिल्डिंग इवन एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है जिसमें इवन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और डिस्पोजल तक की हम बात करते हैं।
आप में से जो लोग एक्चुअली ग्रीन बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं या उस तरफ जाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये लीड फ्रेमवर्क को ज़रूर देखें। ये आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे किसी भी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग में या कन्वर्ट करने में या नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हुए उसको ग्रीन बिल्डिंग बनाते हुए। तो नॉर्मली ग्रीन बिल्डिंग्स हम किस चीज़ को कहते हैं? सबसे पहले उसकी कंजम्पशन मिनिमल होनी चाहिए, यानी वो बिजली, पानी, गैस, इवन लैंड जिस पे वो बना हुआ है कम से कम इस्तेमाल करे। और उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी ऐसा हो कि कम से कम खर्चा हो, और स्पेशली इस सेंस में कम से कम खर्चा हो कि वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस पे बहुत डिपेंडेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग में लकड़ी यूज़ करते हैं तो वो लकड़ी नॉर्मली किसी बहुत कम इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजर के आई होती है। लेकिन अगर आप उसमें कार्डबोर्ड्स या मुख्तलिफ चीज़ों की आर्टिफिशियल वॉल्स यूज़ करेंगे तो वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजर के आई होगी, तो उसने पानी भी इस्तेमाल किया होगा, उसने बिजली भी इस्तेमाल की होगी, उसने इन्वायरमेंट में CO2 वगैरह भी फेंकी होगी वगैरह वगैरह। फिर उसकी एटमॉस्फेरिक एमिशंस बहुत कम होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को वो कंट्रीब्यूट ना करे वगैरह। फिर जिस वक्त आप उसको यूज़ कर रहे हो थ्रू आउट इज लाइफ, और इंक्लूडिंग जब आप उसको डिमोलिश कर रहे हो लाइफ ख़त्म होने के बाद, तो उसका डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कम से कम हो। फिर उसके साइट इकोसिस्टम पे, यानी उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ वो लगी हुई है, कम से कम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हों। यानी अगेन वहाँ पे जो अंडरग्राउंड पानी है, वहाँ पे जो सॉइल की कंडीशन है एंड सो ऑन, वहाँ पे अगर कोई फ्लोरा एंड फौना है उन पे वो कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। आपकी इंडोर क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें टेम्परेचर भी है, जिसमें एयर की क्वालिटी भी है, साउंड वगैरह, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी तरह लाइटिंग वगैरह। तो इस इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस बेस करके जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनको हम ग्रीन बिल्डिंग्स कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपकमिंग सेशन में Q&A सेशन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।